एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री हमारी एमसीक्यू, थ्योरी एंड एटीपी, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल में टेस्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एटीपी में होती है। तो जो लोग हमें कहते हैं कि यार आई एम स्ट्रगलिंग विद एटीपी, मुझे एटीपी की समझ नहीं आती, एटीपी मुझे होता नहीं है, बेसिकली एटीपी जो है उसका 80 से 85% जो है वो प्रायर नॉलेज होता है एंड 10 से 15% हमारी नई चीज़ें होती हैं कुछ। और एटीपी के अंदर हमारे पूरे सिलेबस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिधर एटीपी यूज होता है वो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। आपकी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन एटीपी बिकॉज एटीपी रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री नॉलेज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ वेरी इजीली, बिल्कुल आराम से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें याद करने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं, प्रोसेसेस को समझेंगे तब तक हम लोगों को काम नहीं चलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्रोसेसेस। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। इसके अंदर बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऐसा यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। जो लार्ज वॉल्यूम मेजरमेंट होती है जिसमें हम लोग ने इंडस्ट्रियल स्केल में करना है या हम लोग ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में करनी है, उसको हम लोग कहते हैं डीएम क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, एंड यू हैव सीन दैट इन मोल्स। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होती है, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मोल्स के अंदर कि हम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दी हुई, आंसर हमें डीएम क्यूब में देना है और वाइस वर्सा। डेली लाइफ मेजरमेंट्स के अंदर हम लोग लीटर्स या मिली लीटर्स यूज करते हैं और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर्स। अच्छा, अब हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने टाइम, मास, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करना है। तो वो मैंने इधर एक स्पेसिफिक नोट बना के लिख दी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है। जिसका मैस है वो किस में रिकॉर्ड होते हैं, वो ग्राम्स और किलोग्राम्स में होते हैं, और कौन सा मेजरिंग टूल यूज करते हैं हम लोग, वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। सिमिलरली टेम्परेचर या तो केल्विन में मेजर होता है या डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है, और उसको रिकॉर्ड करते हैं थर्मोमीटर के थ्रू। टाइम सेकंड्स में होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं स्टॉप वॉच के साथ। ठीक है, ये बेसिक वाली चीज़ें, तो मैंने कहा ये अभी ये मुका दें, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाके थोड़ी सी इसमें एडवांस चीज़ें पढ़नी। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट apparatus for measuring liquid depends upon the volume being measured and how accurate the measurement needs to be। अब जब हम लोग जब हम लोग पहली नोट को पढ़ते हैं, पहला नोट क्या है, द वॉल्यूम बीइंग मेजर्ड, तो उसके अंदर हमारे पास दो होते हैं, बीकर या कॉनिकल फ्लास्क। बीकर के अंदर होता है विच कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली कॉनिकल फ्लास्क जो होता है, इट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड 250 सेंटीमीटर क्यूब। इनकी कैपेसिटी दोनों की सेम होती है, इन दोनों की कैपेसिटी जो है वो सेम होती है। The only difference is that their shape and size। ठीक है, इनका जो शेप होती है, जैसे बीकर है ये बिल्कुल क्या कहते हैं, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट एक सरफेस होती है एट द एंड, वेयर जो कॉनिकल फ्लास्क होता है वो राउंड बॉटम होता है। ठीक है, और उसकी ओपनिंग जिस तरह है, बस उनकी सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क है, बाकी इनकी कैपेसिटी सेम होती है। जब हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं, हाउ एक्यूरेट द मेजरमेंट नीड्स टू बी, उसके अंदर हमारे पास तीन टूल्स यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट एंड बल्ब पिपेट। मैं पहले थोड़ा एक्यूरेसी को समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो, हम लोग ने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होता है कि एक्यूरेसी होता क्या है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्यूरेसी, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ना 10, तो 10 का क्या मतलब है कि इट इज एक्यूरेट टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इट हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 10, इट हैज द एक्यूरेसी ऑफ 1। सिमिलरली अगर मैं 10.1 लिखूं तो हमें पता चल जाएगा इट हैज द एक्यूरेसी ऑफ 0.01, सॉरी 0.1, एंड इफ यू सेड 10.01 तो अब आएगा 0.01। तो एक्यूरेसी ये होती है। एक्यूरेसी को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने एक्यूरेसी में डिस्कशन करनी है। सबसे पहले जब हम लोग मेजरिंग सिलेंडर की बात करते हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर इस तरह का कुछ लगता है, ये इसका फिगर है, और मेजरिंग सिलेंडर में हमने कहा इट हैज एन एक्यूरेसी टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि इसके अंदर हम लोग 10, 20, 30, 31, हम लोग पॉइंट्स के आगे डेसिमल्स में हम बात नहीं करते, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है। एंड हमने कहा दैट इफ द रीडिंग इज 23 सेंटीमीटर क्यूब, caution do not write 23.0 as 0 means accuracy to 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, और मेजरिंग सिलेंडर की एक्यूरेसी होती है टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसमें एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है। एटीपी के अंदर हम लोग को अपैरेटस जब सेट करना हो, अगर उसमें लिखा हो कि भाई हम लोग ने 23.5 या 23.7 हमने फिक्स्ड वॉल्यूम डालनी है, कंट्रोल्ड वॉल्यूम डालनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा, फिर इनमें तीनों में से कौन सा टूल यूज करेंगे। ओके, एंड इधर एक और पॉइंट लिखा हुआ है दैट द रीडिंग टू बी टेकन नियर द मेनिस्कस। अब मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, और उसके अंदर हम लोगों ने एक मेजरिंग सिलेंडर है,
और उसके अंदर हम लोगों ने टॉप तक इधर तक हम लोगों ने इसकी क्या कहते हैं, इसके अंदर पानी है, सही है, इधर टॉप तक इसका पानी है। अब ये जो इसकी बिल्कुल टॉप लेयर है ना, ये इधर, अब ये जो इसकी बिल्कुल टॉप लेयर है ना, ये इसकी टॉप लेयर है ना, अब इस टॉप लेयर का बिल्कुल जो बॉटम होगा ना, ये जो चीज होगी, ये जो बॉटम है, ये बॉटम ऑफ टॉप लेयर, जो बॉटम लाइन होती है हमारे टॉप लेयर की, उसको हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। तो जो हमारी रीडिंग होगी ना, जो हमारी रीडिंग होगी वो यहाँ पे हम लोग अपना ऑब्जर्वर इधर अपनी आंख रखेगा, सॉरी फॉर ड्राइंग अ वेरी क्रीपी आई, इधर एक अपनी आंख रखेगा और यहाँ से अपना मेनिस्कस लेवल से चेक करेगा, ठीक है। Then we have burette. Burette क्या होता है? It has a long scale of 0 to 50 centimeter cube and it is accurate to 0.1 centimeter cube. मतलब कि 23.1, 23.2 इस तरह के decimals के अंदर, सही है? So it is accurate to 0.1 centimeter cube. And हमने कहा the liquid level to be measured before and after tap opening cube because the difference of the volume will give us the liquid volume poured off. क्योंकि देखिए ये जो है ना, इधर हमारे पास क्या है, ये इसका फिगर है, इसके साथ एक टैप लगी होती है और ये क्या है, इसके अंदर टैप लगी होती है और ये देखें, ये सोल्यूशन है और इसके अंदर ये टैप है। जितना हम लोग सोल्यूशन को बिफोर एंड आफ्टर जब करेंगे तो उसका डिफरेंस जो है वो हमें बताएगा हमने कितना वॉल्यूम जो है ऑफ लिक्विड पोर ऑफ कर दिया। एंड देन थर्डली वी हैव पिपेट। पिपेट का फिगर कुछ इस तरह का होता है, इसको हम लोग बल्ब पिपेट भी कहते हैं, खाली पिपेट भी कहते हैं। और पिपेट क्या करता है, इट मेजर्स एग्जैक्ट वॉल्यूम सच एज 20, 25, 50। It does not record odd values such as 33, 31, 47, etc. etc. ठीक है। अब ये नोट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि यार पिपेट कौन सा यूज करना है, ब्यूरेट कौन सा यूज करना है, ये नोट याद कर लेना दैट पिपेट जो होता है, बल्ब पिपेट, इट इज यूज्ड फॉर एडिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, whereas burette is used for adding controlled volume। क्यों? क्योंकि इधर टैप लगा होता है, इधर क्या लगा होता है, इधर टैप लगा होता है। तो हम लोगों को जितना कंट्रोल्ड वॉल्यूम चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सॉल्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, सॉल्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है टाइट्रेशन के अंदर, जब हम लोग को क्या कहते हैं, पता करना है कि हमें कितनी फिक्स्ड वॉल्यूम चाहिए फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एसिड बेसिस, तो हम लोगों ने कहा कि जी हम लोग पहले पिपेट से इसको देखेंगे, पिपेट से हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के चेक करेंगे। वंस वी हैव डन दैट, पहले हम लोग ब्यूरेट से सॉरी कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पिपेट, सही है। तो हम लोग, आपने सॉल्ट्स की अगर वीडियो देखी हुई, यू वुड हैव नोन दैट पिपेट और ब्यूरेट में क्या फर्क है। पिपेट इज यूज्ड फॉर एडिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वेयरएज ब्यूरेट इज यूज्ड फॉर एडिंग कंट्रोल्ड वॉल्यूम। तो अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल एक अननोन सॉल्यूशन के अंदर नहीं पता कि कितना अमाउंट डालना है, तो हम सबसे पहले ब्यूरेट यूज करेंगे कंट्रोल्ड वॉल्यूम से। जब हम लोग को पता चल जाएगा कितना हमें एग्जैक्ट डालना है, तो फिर हम लोग पिपेट यूज करेंगे फॉर एडिंग फिक्स्ड वॉल्यूम। आई होप इट्स क्लियर। देन हमने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस इज मेजर्ड विद गैस सिरिंज अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने ऊपर जितनी भी बातें की हैं ये लिक्विड्स की हैं। अब गैस को मेजर करने के लिए हमारे पास गैस सिरिंज होती है, ठीक है। अब गैस को कलेक्ट करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, तीन मेथड्स होते हैं, अपवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। लेकिन उससे पहले ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड डेंसिटी कंपेयर्ड विद एयर, ठीक है जी, ओके। अपवर्ड डिलीवरी पे पहले बात करते हैं। अपवर्ड डिलीवरी क्या है? इट इज यूज्ड टू कलेक्ट गैसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस डेंस देन एयर, फॉर एग्जांपल अमोनिया। तो ये इसका फिगर है, कोई ऐसा कर लेना, हाँ ये इसका फिगर है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये गैस अंदर आई है, ये डिलीवरी ट्यूब है हमारी, ये गैस जार है और ये गैस कलेक्टेड है। ये आप लोगों को याद, ये फिगर आपको याद होना जरूरी है। फिगर को रिमेंबर करें, ये फिगर याद हो, क्योंकि हमारे एटीपी के अंदर ये बहुत पूछता है। फिर हमारे पास होता है डाउनवर्ड डिलीवरी। डाउनवर्ड डिलीवरी क्या है? इट इज यूज्ड टू कलेक्ट गैसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर डेंस देन एयर। जैसे इधर फॉर एग्जांपल देखें, ये कलेक्टेड गैस है, एयर आउट हो रही है, गैस जा रहा है, एंड ये देखें रिएक्शन प्रोड्यूसिंग गैस। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली हमारा जो डिलीवरी ट्यूब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, इधर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कोई भी गैस, ऑक्सीजन मिल रही है, कोई भी गैस मिल रही है, तो हम लोग ने इधर यहाँ से एक हम लोग ने डिलीवरी ट्यूब रखी है और इसके अंदर हम अपनी गैस को कलेक्ट कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड डिलीवरी हम तब यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड तब यूज़ करेंगे जब गैस को कलेक्ट करनी है विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर डेंस देन एयर। अपवर्ड डिलीवरी तब करनी है जब दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस डेंस देन एयर।
एंड देन हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वो गैसेस जो इनसॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, जो गैसेस इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल इन द वाटर होती हैं, सही है, उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर है देखिए, रिएक्शन हो रही है प्रोड्यूसिंग गैस, यहाँ से हम लोगों ने गैस ट्यूब से कलेक्ट की, इधर हमारा टेस्ट ट्यूब है, इधर वाटर, और यहाँ के ऊपर हमारी गैस कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास इनसॉल्युबल होता है उसके लिए हम लोग इधर इस तरह, इधर एक हम लोग वाटर फिल करते हैं, साथ इधर हमारी एक टेस्ट ट्यूब लगी होती है, और ये यहाँ से जाता है, ये हमारी डिलीवरी ट्यूब होती है, यहाँ से आता है गैस इधर तक, इस तरह की ये गैस कलेक्ट जो हो रही है वो यहाँ पे आ रही होती है। ये तीन तरीके हैं, कौन से? अपवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड, collect gases soluble in water, less dense than air. Downward delivery, collect gases that are soluble in water, more dense than air. Displacement of water, gases that are insoluble or slightly soluble. So yeah. Then we have methods of purification and analysis. अच्छा, पहली बात ना, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन एंड एनालिसिस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है एंड मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिंगल सब्सटेंस नॉट मिक्स्ड विद एनीथिंग एल्स सच एज डिस्टिल्ड वाटर, वाइट शुगर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, प्योर होते हैं। मिक्सचर क्या हम, दैट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस, इट्स क्वांटिटी इज मोर ऑन अर्थ। इसका क्या एग्जांपल्स हैं? इसके एग्जांपल्स हमारे पास सी वाटर, मिल्क, मिल्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट फैट्स एक्सेट्रा होते हैं, तो ये सारे मिक्सचर्स होते हैं और ये इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है अर्थ में। हमने एक नोट लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट हमें कहता है that to check the purity of a substance, check their melting and boiling points. The melting and boiling points of pure substance are fixed. For impure substance, the melting point decreases and the boiling point increases. ये आप लोगों को नोट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में भी टेस्ट होता है, ये फिजिक्स के अंदर भी हम लोग सेम नोट रखते हैं, सेम चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब हाउ टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, तो हमारे पास प्योरिफिकेशन होती क्या है? पहले प्योरिफिकेशन क्या है? द सेपरेशन प्रोसेस ऑफ मिक्सचर्स इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स विदाउट केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चीज होती है डिकैंटिंग। डिकैंटिंग होती है which separates an insoluble solid from a liquid by pouring off the liquid from the container carefully। अब आप देख सकते हैं डिकैंटिंग बहुत सिंपल है, इसको कुछ समझने में इतना मुश्किल नहीं है। क्या हो रहा है कि जी ये है, ये देखें, ये कंटेनर है, इसके अंदर जी हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है। आपने क्या किया, इसको हमने टिल्ट किया, इधर एक और एम्प्टी एम्प्टी वो रखी, और इसके अंदर क्या किया, सारा जो लिक्विड है उसको आपने जाके इसके अंदर डाल दिया, और जितना रिमेनिंग सॉलिड है वो इधर रख दिया केयरफुली। अब इसका मसला क्या होता है डिकैंटिंग का? इट इज, आपको यहाँ से ही लग के पता चल रहा है कि इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड, इसलिए हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन भी सेम काम करता है, इट सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, बट दिस इज अ वे मोर बेटर मेथड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पूरा apparatus सेटअप हो रहा होता है। उसके अंदर क्या होता है, अब सेम चीज हो रही है, इधर एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, साथ लिक्विड है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक एक खाली बीकर रखी हुई है सिमिलरली टू डिकैंटिंग, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने लगा दिया फिल्टर फनल। फिल्टर फनल क्या होता है? फनल ये चीज होती है, तो ये चीज होती है ना, ये हमारे फनल होती है, और ये जो चीज होती है ऊपर, ये हमारा फिल्टर पेपर होता है। तो हमने कहा फिल्टर पेपर और साथ हमने फनल लगा दिया। अब होगा क्या अगर कोई हमारे पास इसके अंदर ना, जो फिल्टर पेपर होता है ना, ये फनल होता है, उसके अंदर ना स्मॉल होल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमारे स्मॉल होल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमारे वाटर या लिक्विड गुजर सकते हैं, सॉलिड नहीं गुजर सकते। तो होता क्या है, फिल्टर के अंदर जो हमारा बीकर होता है उसके अंदर सारा पानी आ जाता है जितना भी लिक्विड है, और फिल्टर पेपर के रिमेनिंग जितना रेजिड्यू वो रह जाता है ऑफ सॉलिड विच इज ट्रैप्ड बाय द फिल्टर पेपर। तो हुआ क्या, filter paper with small holes, small particles of liquid pass through the filter paper and the large particles of solid are trapped by the filter paper। इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस याद हमें होना चाहिए, बहुत सिंपल सा, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रोसेस के, फिल्टर पेपर को फोल्ड किया, इंसर्ट कर दिया इसको फिल्टर फनल के अंदर। फिल्टर फनल क्या होता है? फिल्टर फनल ये चीज़ होती है, ठीक है, ये फनल होता है, और इसके ऊपर हम लोग फोल्ड करके इसी के साथ एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ये पेपर होता है और ये हमारी फनल होती है, फिल्टर, ठीक है।
सो इंसर्ट इनटू फिल्टर फनल, फिर प्लेस अ क्लीन बीकर बिलो द फिल्टर पेपर, बिल्कुल बीकर बिल्कुल फनल के नीचे एक एम्प्टी क्लीन बीकर रख दिया। अब क्या करेंगे, जिस ये एम्प्टी है इसके साथ एक और इधर हमारे पास ऊपर से हमारे पास एक और बीकर जा रहा है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है। सही है। अब हमने क्या किया, स्टेप 4 क्या है, स्लोली पोर द मिक्सचर इनटू द फिल्टर पेपर इन द फनल। अब जितना लिक्विड है, द लिक्विड passes through the small hole in the filter paper while the insoluble solid remains trapped by the filter paper. The solid is collected in the filter paper and the liquid that passes through the filter paper is collected in the beaker. तो होगा क्या कि यहाँ से जो है ना हमने लिक्विड डाला और ये जितना भी है ना यहाँ पे आके सारा हमारे पास लिक्विड आ जाएगा और इधर फिल्टर पेपर के ऊपर ही ना इधर फिल्टर पेपर के ऊपर ही हमारे ना सॉलिड जितना भी सॉलिड है वो रह जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन ये है, बहुत आसान है। बेसिकली डिकैंटिंग का एक बेटर मोर एफिशिएंट मेथड है। सेम चीज हो रही है, बस बीच के अंदर हम लोगों ने फिल्टर पेपर और फनल रख दिया। सही है, दैट्स इट। थर्ड है हमारे पास एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी समझाऊंगा नहीं कि एवेपोरेशन होता क्या है, किस तरह। अगर आप लोगों ने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी देखा हुआ है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और चेंज ऑफ स्टेट्स देखी हुई, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एवेपोरेशन क्या होता है। और सिमिलरली फिर इंशाल्लाह हम लोग कभी जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर भी आप लोग समझ लोगे। एवेपोरेशन बहुत सिंपल है। अब हमने कहा एवेपोरेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अभी तक हमने इनसॉल्युबल सॉलिड्स की बात कर रहे थे, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब एवेपोरेशन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ हैं। हमने कहा some solids are not thermally stable। अब thermally stable क्या होता है या thermal decomposition क्या होता है, वो मैंने metals की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। हमने कहा some solids are not thermally stable and will decompose when heated, example sugar। अब देखिए ये sugar है, जब हमने इसको हीट किया evaporate किया तो ये बिल्कुल एक ब्लैक उसमें बन जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये थर्मली स्टेबल इतना नहीं है। सेकेंड है फिर कि इवन आफ्टर एवेपोरेशन अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज विल स्टिल बी प्रेजेंट इन द सॉलिड रेजिड्यू। तो हम लोगों को फिर भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता। नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोगों की सॉल्ट्स के अंदर यूज होती है, सॉल्ट्स के अंदर यूज होती है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट्स। अब ये भी डिसॉल्व, अभी हमने पहले दो तरीके पढ़े, डिकैंटिंग एंड फिल्ट्रेशन, जिसके हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स की डिस्कशन कर रहे थे। अब हम लोग ने करना है सॉल्युबल सॉलिड्स के अंदर। एक तो तरीका है एवेपोरेशन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन जो मोस्ट यूज्ड है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट सेपरेट्स अ डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस। इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले द इम्प्योर सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, फिर क्या होता है, अगेन हम लोग ने फिल्टर पेपर रखा, फिल्टर फनल रखा, पहले दो स्टेप्स हमारे सेम है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज फिल्टर्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज लीविंग अ सॉल्यूशन एज द फिल्ट्रेट। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हीट कर देंगे। यहाँ तक पहले दो स्टेप्स हमारे सेम है, जो हमारे पहले दो स्टेप्स हैं वो सेम है। तीसरे में होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्यूशन को हीट करेंगे। कब तक हीट करते रहेंगे, जब तक एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। तब तक हीट करेंगे जब तक एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। अब हम क्या देखेंगे, जब सैचुरेट होगा, सैचुरेशन की इंडिकेशन क्या होगी कि हम लोग देखेंगे हॉट सॉल्यूशन के अंदर ना थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू होंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको करेंगे कूल ऑफ। कूल्ड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड to obtain the crystals. The crystals may be dried by pressing them between sheets of filter paper। होता क्या, क्रिस्टल्स को हम लोग ने निकाला, पहले कूल डाउन किया, फिर क्रिस्टल्स को हम लोग वॉश करते हैं। ये एडिशनल स्टेप बता रहे हैं क्योंकि अक्सर एक दो दफा मैंने देखा है एमसीक्यूज के अंदर हम लोग को पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट बेस्ट मेथड आउट ऑफ ऑल दिस। हम क्रिस्टल को क्या करते हैं, देन वी वॉश इट विद कोल्ड distilled water, wash it with cold distilled water, then we dry it up। how we dry it up, by pressing them between sheets of filter paper। ये इसका प्रोसेस है। पहला काम क्या किया, हम लोगों ने उसको फिल्टर पेपर के थ्रू उसको फिल्टर आउट किया। उसके बाद सॉल्यूशन को हीट किया, तब तक हीट किया जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म ना हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे हॉट सॉल्यूशन के अंदर थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम उस हॉट सॉल्यूशन को अलाउ करेंगे टू कूल डाउन एंड वंस इट इज कूल डाउन हम लोग उसको वॉश करेंगे विद कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर। क्यों करते हैं हम, टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज लेफ्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ड्राई करने के लिए वील प्रेस देम बिटवीन द शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर और उसके बाद हमें एक प्योर ड्राई
crystals of whatever, जिसे हम लोग salts के अंदर करते हैं, pure dry crystal of copper sulfate, pure dry crystal of whatever. Then we have sublimation. Sublimation के अंदर भी again change of shades के अंदर सारा पढ़ाया हुआ है. Sublimation क्या है? It is the process of changing from a solid to vapor directly without going through the liquid state upon heating. Sublimation क्या है? It is used to separate the mixture of solids, one of which sublimes. अब हो क्या रहा है? For example इधर evaporating dish है, cold water है, नीचे ही हमारे पास सबसे पहले इधर हम लोग ने हीट किया, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड था, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन गए, इधर इवेपोरेटिंग डिश है, कोल्ड वाटर है, प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड बाय सब्लिमेशन के थ्रू. इसके अंदर होता क्या है कि हम लोगों के अंदर अब सॉलिड्स हम लोग डायरेक्टली वेपर में जा रहे हैं, डायरेक्टली वेपर में जा रहे हैं, हम लोग को लिक्विड स्टेट के अंदर डिस्कशन नहीं करनी होती. लेकिन सब्लिमेशन हमें इतना पूछता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, विच इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. Now we have to discuss simple distillation and fractional distillation. अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इधर सुना. इधर क्या है? इधर लीक. अब सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेट्स प्योर लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक हम लोग सॉलिड्स को निकाल रहे थे, अब हमको प्योर लिक्विड चाहिए, अब हमको प्योर लिक्विड चाहिए, तो हमें अब चाहिए प्योर लिक्विड. तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या करते हैं हम लोग पहले अपैरेटस को समझते हैं. होता क्या? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ है हमारे पास, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसके साथ हम लोगों का एक कंडेंसर रखा हुआ है. सही है. कंडेंसर के साथ फिर हम लोगों ने एक कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ जिधर हमारा लिक्विड कंटेन होगा. ठीक है. हम लोग ने हीट दिया है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्यों? टू रिकॉर्ड टेम्परेचर. स्टेप 1 क्या हमारा? द सॉल्यूशन बॉइल्स, प्योर वाटर वेपर स्टीम राइजेस एंड पासेस इनटू द कंडेंसर. जब कंडेंसर के अंदर पास के अंदर वाटर है, कंडेंसर के अंदर क्या है? कंडेंसर के अंदर वाटर है. सो वंस it passes into the condenser, the steam cools and condenses to form pure water, जो हमारा distillate होता है. distillate क्या होता है? pure liquid होता है. ठीक है. स्टेप 3 क्या होता है? the pure water जो है वो collect होता है in the receiver, in the flask, and the salt remains in the distillation flask. ओके जी, एक दफा फिर से सिंपल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेट्स प्योर लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन. स्टेप 1, द सॉल्यूशन बॉइल्स, प्योर वाटर वेपर स्टीम राइजेस एंड पासेस इनटू द कंडेंसर. कंडेंसर का काम क्या है? उस वाटर को हम लोग उस स्टीम को कन्वर्ट करना है इनटू वाटर. सो इन द कंडेंसर द स्टीम कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म प्योर वाटर. द प्योर वाटर कलेक्ट्स इन द रिसीवर फ्लास्क, द सॉल्ट रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. ठीक है. A thermometer can place किया. Thermometer is placed near the exit of the distillation flask. This allows it to measure the temperature of the vapor which will enter the condenser and be condensed and collected as distillate. Distillate मतलब pure liquid. Distillation can be used to obtain a pure solvent from a solution of solute. Example distillation of seawater desalination. अभी मुझे पता है जब मैं भी था, मुझे पर्सनली भी शुरू में मसला होता था कि सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है. सो आई एम गोना मेक इट इजी फॉर यू गाइस एज वेल. सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड इन विच अदर मटेरियल्स डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. और सोल्यूट क्या है? द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? वो सॉल्यूशन होती है जिसके अंदर अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो डिसॉल्व होती हैं. और सोल्यूट क्या होता है? उस सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट होता है विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग हमारी इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हमारे कोर्स के अंदर ना पिछले साल तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते थे ऑफ एयर, ऑफ एथेनॉल एंड ऑफ हमारा जो फ्यूल होता है, पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसका. बट इस साल हमारे पास सिर्फ ऑफ एथेनॉल एंड ऑफ पेट्रोलियम है. एयर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है और मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने एयर एंड एटमॉस्फेयर किया था. ठीक है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है? इट सेपरेट्स मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. मिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं इन वन अनदर इन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल लिक्विड. जैसे क्रूड ऑयल है वो एक है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट चीजें, हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नैफ्था है, एक्सेट्रा. तो हमने कहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में क्या है कि डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड्स, मतलब बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर होता क्या है कि इट इज सेपरेटिंग कॉलम्स होती हैं एंड इट इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर होता क्या है? अपैरेटस पे आते हैं, अपैरेटस पे बात करते हैं. सबसे पहले देखें इसके अंदर अभी हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल. ओके, अब मेरी बात सुनें. होता क्या है?
होता यह है हमारे पास कि हमारे पास ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन बिल्कुल सेम होते हैं। फ़र्क किधर आता है? फ़र्क आता है हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? ताकि जितने भी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो कंडेंस होके लिक्विड बनते जाएं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो कंडेंस होकर लिक्विड बनते जाएं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेटिंग, it consists of separating column which separates the liquid upon their boiling points. तो वन बाय वन पढ़ते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑन हीटिंग इथेनॉल वेपर्स एंड वाटर वेपर राइज अप द कॉलम। ये हमारे पास हो क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके साथ हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है, इधर हम लोगों ने ग्लास बीड्स और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया हुआ है। ग्लास बीड्स क्यों यूज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सोल्यूशन है वाटर एथेनॉल का, इधर से हीट दी है, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हमारा रिसीविंग कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है। Step 1, on heating, ethanol vapor and water vapor rises up the column. Step 2, the water vapor condenses in the fractionating column and drops back into the flask. Step 3, ethanol, which has a lower boiling point, reaches the top of the column and passes into the condenser. The thermometer shows a constant temperature of 78 degrees Celsius, which is the boiling point of ethanol. Constant क्यों होता है? हम लोग को ये बात पता है, क्योंकि हमारी क्या कहते हैं, जो एनर्जीज हैं वो आपस में बैलेंस आउट हो जाती हैं, आपस में बैलेंस आउट हो जाती है। अगेन मैंने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, चेंज ऑफ स्टेट्स के अंदर डिटेल में डिस्कशन की हुई थी। एंड नंबर 5, द हॉट एथेनॉल जो है वो कंडेंस होता है इनटू अ लिक्विड एंड इट इज कलेक्टेड इन द रिसीवर या कॉनिकल फ्लास्क। ग्लास बीड क्यों यूज करते हैं? ग्लास बीड इन द फ्लक्चुएटिंग कॉलम प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो फॉर कूलिंग ऑफ द वेपर्स. This helps to ensure that only one liquid of the lower boiling point distills over. This allows better separation of the two or more miscible liquids in the round bottom flask. मतलब ये है, क्योंकि देखिए ना, अब हमें तो कंफ्यूजन होगी ना कि यार इतने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है, तो अब उसके अंदर हमें पता है पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, नैफ्था मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो अब इसको किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हम किस तरह इंश्योर करेंगे कि ओनली वन लिक्विड एट अ टाइम हो और जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो। तो उसकी वजह से हम लोग ग्लास बीड यूज करते हैं कि दैट इंश्योर्स दैट ओनली वन liquid at a time is being one liquid at a time is being distilled over. इससे हमारी एक बेटर सेपरेशन होती है। ओके, secondly, thermometer क्यों? Thermometer is placed near the exit of the fractionating column. This allows it to measure the temperature of the vapor which will enter the condenser and be condensed and collected as distillate. ठीक है, एक दफा फिर से आराम से गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले on heating, ethanol vapor and water vapor rises up the column. Secondly, the water vapor condenses in the fractionating column and drops back into the flask. अब इथेनॉल जो है उसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, इट रीचेज द टॉप ऑफ द कॉलम। ये इधर टॉप पे पहुंच गया, ये इधर टॉप पे पहुंच गया, टॉप से किधर गया? कंडेंसर के थ्रू, टॉप से पास किया उसने कंडेंसर के थ्रू। कंडेंसर से क्या हुआ? हॉट एथेनॉल कंडेंसेस किसमें? लिक्विड के अंदर, एंड इट इज कलेक्ट इन द रिसीवर कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोगों ने इसको कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कहा थर्मोमीटर शोज अ कांस्टेंट टेंपरेचर ऑफ 78 डिग्री व्हिच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। अब हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर एक तो प्रोसेस समझना जरूरी है, व्हिच आई होप इट्स वेरी क्लियर। एक दफा आप फिर से वीडियो को पीछे करके गो थ्रू कर लें। ग्लास बीड्स क्यों यूज की? ग्लास बीड्स इसलिए यूज की कि इट इंश्योर्स दैट only one liquid of the lower boiling point distills over, which allows better separation of the two or more miscible liquids in the round bottom flask. अब इसके ग्राफ्स भी आते हैं जो हमें समझना चाहिए, एंड इट्स वेरी इजी। देखिए फॉर एग्जांपल पहले हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं, ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में क्या हो रहा है? ए से डी तक ग्राफ के अंदर सेगमेंट में क्या हो रहा है? पहले बॉइलिंग पॉइंट, पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ। डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? द टेम्परेचर राइजेस एज द एथेनॉल वाटर मिक्सचर इज हीटेड। इस केस के अंदर ना यहाँ तक जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना, इसके अंदर हमारे पास इथेनॉल भी है और वाटर दोनों का मिक्सचर है हमारे पास एट दिस केस। ठीक है, so the temperature rises as the ethanol water mixture is heated. The temperature of the mixture reaches the boiling point of ethanol, which is 78 degrees Celsius. As ethanol boils or distills over, once all the ethanol is distilled off, the temperature of the liquid rises. The temperature of the liquid reaches the boiling point of water.
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज वाटर डिस्टिल्स ऑफ। बहुत आसान है। ग्राफ अगर मैं इस तरह खुद एक आपको इंडिविजुअल बना के दिखाऊं, हो क्या रहा है, इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ। इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास इथेनॉल और वाटर है, इथेनॉल और वाटर है। इधर कांस्टेंट हुआ क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, तो उसने इथेनॉल डिस्टिल्ड या बॉइल्ड ऑफ हो गया, डिस्टिल्ड ऑफ। टेम्परेचर फिर इंक्रीज हुआ हमारा, इधर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच और वो डिस्टिल्ड ऑफ हो गया। एक्स एक्सिस के अंदर हमारा टेम्परेचर है, इधर ये था 78 और वाटर हुआ है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इधर हमारे पास टाइम है। ओके जी, बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी। देन we have uses of fractionating, uses of fractional distillation. So uses क्या है, firstly to separate air into various components, जो हमारी थी fractional distillation of air, जो हमारे सिलेबस से निकल चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी इसको एयर एंड एटमॉस्फेयर में समझाया था क्योंकि उसकी कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। सेकेंडली टू सेपरेट पेट्रोलियम इनटू इट्स वेरियस इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, इंशाल्लाह हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड थिर्डली था टू प्रोड्यूस इथेनॉल व्हिच इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इथेनॉल हमने प्रोड्यूस करके आपको दिखा दिया। नाउ द लास्ट थिंग इन आवर topic is chromatography. Chromatography क्या है, it is used to separate and identify colored mixtures. तीन किस्म की होती हैं, पेपर chromatography, thin layer chromatography and high pressure liquid chromatography. Okay, so chromatography के अंदर सबसे पहले हम लोग उसके uses समझते हैं कि हम लोग उसको use क्यों करते हैं। हमने कहा first पहला use होता है that we separate and identify the compound present in colored substances and food dyes. Secondly, we separate and identify substances in drugs. And thirdly, we separate and identify substances in blood and urine. Blood and urine को इसलिए करते हैं that when, for example, we have to determine if any athletes या sportsmen have been using performance enhancing drug, तो इसके लिए हम लोग इनका blood and urine टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि कोई ड्रग, कोई प्लेयर ड्रग तो नहीं यूज कर रहा, कोई बैंड ड्रग तो नहीं यूज कर रहा, to determine if any athletes have been using performance enhancing drug जो बैंड होते हैं, ठीक है, which is not allowed in sports, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस समझते हैं पहले, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस समझते हैं। पहले हम लोग अपैरेटस डिस्कस करते हैं। अपैरेटस के अंदर क्या हो रहा है पहले ये देखते हैं। हमने कहा एक जी हमारे पास, हमने कहा अभी तक हम लोग ने प्रोसेस नहीं पढ़ा ना, हम लोग ने उसके जो नोट्स देखे हैं वो नहीं, हम सिर्फ अपैरेटस को पहले पढ़ते हैं। अपैरेटस में क्या है, हमने देखा भाई एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, उसके अंदर फिल्टर पेपर डाला गया है, फिल्टर पेपर को डिप किया गया है इन दी सॉल्वेंट, लेकिन जो हमारा स्पॉट ऑफ द कलर डाई ऑन पेंसिल लाइन जो है वो अबव द सॉल्वेंट लेवल है, हमने ये देखा। और हमने देखा कि भाई अगले रिजल्ट में क्या हुआ कि सेपरेटेड कलर्स आ गए, लेकिन ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता चला। इसके लिए हमें प्रोसेस देखना पड़ेगा, बट ये आप लोगों को पिक्चर अपने दिमाग में याद होनी चाहिए फिल्टर इसकी, ताकि हम लोग साथ साथ देखते हैं। ओके, पहली बात है द डाई टू बी chromatographed, the dye to be chromatographed is dissolved in a suitable solvent, हमने dissolve कर दिया। Second, a drop of dye is placed on the pencil line near the bottom of a strip of filter paper. However, chromatography paper can be used as well. मैं इसलिए बता रहा, अगर एग्जाम में आगे जी आपने क्रोमेटोग्राफी का कंडक्ट करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए छोटी छोटी। अगर फिल्टर पेपर नहीं है, हम क्रोमेटोग्राफी पेपर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब पेंसिल लाइन का क्या मतलब है, हमने कहा पेंसिल लाइन इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द ड्रॉप ऑफ डिसॉल्व्ड डाई। अब स्टार्टिंग पोजीशन से क्या हमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज वी कैन यूज दिस टू डिटरमिन द आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होता है, आरएफ वैल्यू क्या होता है, वी विल गेट इनटू दैट। पहले हम लोग एक दफा प्रोसेस समझ लें, पहले हम लोग आरएफ वैल्यू पे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, सबसे पहले शुरू से चलते हैं, बात करते हैं आराम से, तसल्ली से, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहला क्या हुआ, dye to be chromatographed is dissolved in suitable solvent. Okay, a drop of dye is placed on the pencil line near the bottom of a strip of filter paper or chromatography paper. हम लोग ने देख लिया कि जी drop of dye place कर दिए on the pencil line near the bottom of a strip of filter paper. Yes, we understood. A pencil line का क्या काम है, हमने कहा pencil line indicates the starting position of the drop of dissolved dye. This is important to determine the RF value. RF value क्या होती है, हम इसको देखेंगे, बट पहले हम लोग अपना प्रोसेस समझ लें। अब हुआ क्या, द फिल्टर पेपर, अब हुआ क्या, द फिल्टर पेपर इज डिप्ड इनटू अ ट्यूब कंटेनिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। हमें पता है फिल्टर पेपर हम लोग देख सकते हैं, फिल्टर पेपर हमने डिप किया इन अ सुटेबल सॉल्वेंट।
making sure the solvent level is below the spot. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, that we have to make sure that the solvent level is below the spot. अब होगा क्या, solvent जो है हमारा solvent जो है, it will travel up the filter paper and the dye in the spot will dissolve and it will travel up the paper at different speed. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी हुआ क्या, आराम से solvent travels up the filter paper, solvent जो था हमारा उसने क्या किया, उसने उसका लेवल राइज हुआ अब द फिल्टर पेपर, और कब तक राइज हुआ, इधर तक हुआ जिधर तक डाई का लेवल है। अब डाई क्या करेगा, डाई विल गेट डिसॉल्व्ड, डाई जो है हमारा वो हो जाएगा डिसॉल्व, डाई हमारा हो जाएगा डिसॉल्व इन आवर सॉल्वेंट, और क्या होगा, इट विल फर्दर राइज अप एट डिफरेंट स्पीड्स। कब तक, जब तक ये जो हमारा फ्रंट है ना, ये जो हमारा टॉप लेयर है यहाँ तक हमारा राइज करेगा एट डिफरेंट स्पीड्स, और फिर वहां से हमारा फिल्टर पेपर रिमूव हो जाएगा। फिल्टर पेपर जब हम लोग एक दफा रिमूव कर देंगे तो ये जो हम लोगों को नजर आ रहे हैं इस चीज, ये जो इस तरह मार्क से नजर आ रहे हैं सेपरेटेड कलर्स के, इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। अब ये सेपरेटेड कलर्स के अंदर ये जो डॉट्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये डॉट्स क्या चीज है, ये डॉट्स हैं ऑफ देयर रीचिंग देयर एट डिफरेंट स्पीड्स, उनके जो डाई के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो रीच कर रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड्स। सही है, ओके। एक दफा हम लोग किधर हैं, एक दफा हम फिर से हमने कहा कि solvent level, the solvent travels up the filter paper and the dye in the spot dissolves and travels up the paper at different speeds. This separates the dye into its various components. समझ आ गई बात। अब हमने कहा when the solvent front reaches nearly the top of the filter paper is removed and the result is known as chromatogram. ठीक है, एक दफा शुरू से हम लोग बात एक दफा फिर से करेंगे because I want कि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह कि ये हमारे पास एक ट्यूब थी, उसके अंदर हम लोग ने ट्यूब थी, उसके अंदर हमने एक फिल्टर पेपर डिसॉल्व किया सॉल्वेंट का, और हमने स्पॉट ऑफ डाई की बिल इस तरह की कि वो सॉल्वेंट लेवल के नीचे हो, ये बात होगी। अब हमने कहा कि सॉल्वेंट लेवल जो है, सॉल्वेंट लेवल हमारा राइज करेगा, सॉल्वेंट लेवल ने हमारा राइज किया कब तक, जिधर तक ये डाई है। अब डाई ने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुआ और इट फर्दर ट्रेवल्ड अप एट डिफरेंट स्पीड्स। किसने ट्रेवल किया, डाई के अंदर जितने वेरियस कंपोनेंट्स हैं, इट ट्रेवल्ड एट डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड पे, तो डिफरेंट जब स्पीड्स पे ट्रेवल किया तो किस तरह किया, उन्होंने ना मार्क छोड़ना शुरू कर दिया, थोड़ा सा इधर इन्होंने किया, फिर डिफरेंट स्पीड पे ये दूसरा कंपोनेंट था, ये तीसरा कंपोनेंट था, ये चौथा कंपोनेंट था। अब जैसे ही फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर इधर टॉप तक पहुंचेगा ना, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, टॉप से हम लोग रिमूव कर देंगे फिल्टर पेपर को, जो रिमेनिंग रिजल्ट आएगा ना, ये जितना भी है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम। सही है, ये हमारा पूरा प्रोसेस है, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ठीक है जी, ओके। एक दफा फिर से, द डाई टू बी क्रोमेटोग्राफ्ड is dissolved in suitable solvent. A drop of dye is placed on the pencil line near the bottom of a strip of filter paper. The pencil line indicates the starting position of the drop of dissolved dye, which is important to determine the RF value. The filter paper is dipped into a tube containing a suitable solvent, making sure the solvent level is below the spot. Solvent travels up the filter paper, dye dissolves in and travels up the paper at different speeds. This separates the dye into its various components, and when the solvent front reaches nearly the top of the filter paper is removed. The result is called a chromatogram. अब इधर हमने कहा identifying the individual components in dye. तो इधर आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारा डॉट है, इसको हमने एनालाइज करना है, और ये इसकी स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, कि जैसे ही उसने सॉल्वेंट के ऊपर इस लेवल तक ये राइज हुआ, सेम वही प्रोसेस हुआ, लेकिन हमने इधर देखा कि इस डाई के अंदर डिफरेंट कलर्ड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ये जो डिफरेंट कलर्ड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बन रहे हैं ना, इनको हम लोग बाय कलर आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को करते हैं। ठीक है, अब आरएफ वैल्यू क्या होती है, हमने कहा कि जी जो पेंसिल लाइन है, इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ आवर डाई, द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ आवर of the drops of dissolved dye. This is important to determine the RF value. अब RF value होता है the distance moved by a substance relative to that moved by the solvent. तो RF हमारा क्या हुआ, RF हमारा हुआ that distance traveled by a substance divided by distance traveled by the solvent. ये examiner हमें
अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है। और आरएफ वैल्यू को थ्योरी में भी पूछ सकता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये था, अब फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास था फिगर, इस फिगर को पहले एक दफा स्टडी करते हैं। हमने कहा ये हमारा एक सैंपल है क्रोमेटोग्राफ का, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है ए बी सी डी एंड एस, एंड हमने कहा देखिए ये सब्सटेंस ए है, इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सब्सटेंस ने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सॉल्वेंट ने, और इसका आरएफ वैल्यू। सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का, सिमिलर डी का। ये इनकी स्टार्टिंग पोजीशन है, इनका सॉल्वेंट फ्रंट है, और इधर इनका क्या है, इधर ये क्या हुआ है, इधर इनका इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हुए हैं बाय डिफरेंट कलर्स। अब हमने बात की, अब हमने कहा कि that we can determine the identity of the three components in the die किस तरह, by comparing their RF values with the standards। standards क्या है, ये standards हैं, सैंपल क्रोमेटोग्राफ में ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें ये ना इधर देखें, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे जो पेंसिल लाइन के ऊपर होते हैं, सही। So, हमने कहा that we can determine the identity of the three components in the die by comparing their RF values with the standards। we can see, हम लोग देख सकते हैं जो B और C है, जो components B and C in the die, they are the same as the standards used, अभी देखें जैसे ये है ना, ये देखें B ग्रीन था, ये भी ग्रीन है, और C रेड था, ये भी रेड निकला। हमने कहा कि the components B and C in the die are the same as the standards used, component A is unknown। अब A हमें नहीं पता, ये unknown आ गया। तो हमने कहा RF values from the chromatography of different substances in various solvents and temperatures are known। हमें ये चीजें पता है, तो हमने कहा we can use these RF values to compare with that on our own chromatogram to identify the components। एक दफा फिर हमने कहा RF values from the chromatography of different substances in various solvents and temperatures are known। सही है, हमने कहा डिफरेंट, हमें पता है कि यार डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्रोमेटोग्राफी में हमें क्या क्या के कौन कौन से इंडिविजुअल सब्सटेंसेस नोन है। तो हमने कहा वी कैन यूज दिस आरएफ वैल्यूज, इन आरएफ वैल्यूज को लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे विद आवर ओन क्रोमेटोग्राम टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब तीसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा व्हेन अ क्रोमेटोग्राम इज रन फॉर अ कलरलेस सब्सटेंस, अगर कलरलेस हुआ तो क्या करेंगे, इसका काम ही पूरा कलर पे है, अगर कलरलेस हुआ तो क्या करेंगे, हम एक लोकेटिंग एजेंट यूज करते हैं। लोकेटिंग एजेंट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद द सब्सटेंस ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट। दिस अलाउज मेजरमेंट्स टू बी टेकन टू डिटरमिन द आरएफ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये कलरलेस सब्सटेंस को लोकेटिंग एजेंट किस तरह करेगा। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, आयरन ने रिएक्ट किया, हम लोग ने लोकेटिंग एजेंट क्या यूज किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में हम लोगों ने अपना रिएजेंट यूज किया, इसने क्या बना दिया, इसने बना लिया आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, अब हमने पढ़ा है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ये क्या है, इसका कंपाउंड होगा कलर्ड कंपाउंड होगा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। कलर्ड कंपाउंड क्यों होगा, इसलिए होगा कि हमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा कलर्ड होते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमने कहा that a chromatogram is run for a colorless substance and a locating agent is used। A locating agent क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है with the substances on the chromatography paper to produce a colored product। एक दफा फिर से हमने पहली बात की कि we can determine the identity of the three components in the die by comparing their RF values। हमने देख सकते हैं कि B और C के die are the same as the standards used, लेकिन component A unknown है। अब component A unknown है तो हमने कहा कि हमारे पास ना different substances in various solvents and temperatures की क्रोमेटोग्राफी की कंपोनेंट्स हमें नोन है। तो हमने कहा हम आरएफ वैल्यूज को कंपेयर करेंगे विद द नोन कंपोनेंट्स टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स इन आवर ओन क्रोमेटोग्राम। एंड हमने कहा अगर कलरलेस हुआ तो लोकेटिंग एजेंट यूज करेंगे। लोकेटिंग एजेंट क्या है, वो रिएक्ट करेगा सब्सटेंस ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी जो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। दैट आयरन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया तो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड कलर्ड कंपाउंड है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका मैं आप लोगों को बल्कि दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुकिए।
ये देखिए जी, ये हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया था जो मैंने आप लोगों को कहा कि लोकेटिंग एजेंट वाला। ये देखिए हमने कहा दैट अ पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू फाइंड एन आरएफ वैल्यू फॉर Fe3 प्लस Fe आयन है। The result is shown। हमने कहा to make the spot containing Fe more visible the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide। aqueous sodium hydroxide क्या हमारा लोकेटिंग एजेंट है, so that a precipitate of iron 3 hydroxide forms। Under the conditions of the experiment the RF of Fe ion is given by what and the color of the precipitate is what। अच्छा अब मेरी बात सुनिए। A which row correctly completes gaps 1 and 2। अब होगा क्या, स्टार्टिंग लाइन हम किस तरह मेजर करेंगे आरएफ की हमने क्या कहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। हमें पता है x ओवर y होगा, x ओवर y होगा। तो x ओवर y वाले कौन से ऑप्शंस हैं, या तो a है या b है, c और d तो आउट हो गए पहले। अब कलर कौन सा बनेगा प्रेसिपिटेट का, वैसे आयरन ग्रीन होता है, लेकिन जब हमारा सोडियम आयरन 3 हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा आयरन 3 हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रेड ब्राउन इन कलर होता है। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड हमारा रेड ब्राउन इन कलर होता है, तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है जी। सो आज की वीडियो के अंदर हमने पूरी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री कवर कर ली है। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, एमसीक्यू में टेस्ट होती है, थ्योरी में टेस्ट होती है और एटीपी के अंदर टेस्ट होती है। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है इसको। आज की वीडियो में आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की जितना आराम से और जितना जल्दी समझा सकूं। सो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री हमारी होगी, अब हमारी ओनली थिंग लेफ्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन हमारा केमिस्ट्री का कोर्स कवर हो जाएगा। आई नो इस तरह के बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, तो हम एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स वगैरह भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो विल सी यू गाइस इंशाल्लाह सून इन द नेक्स्ट वीडियो।